Hello students, welcome back. So we are going to discuss about the Avogadro's law. आज हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? एवेगेड्रोस लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, देखो एवेगेड्रो लॉ से पहले ना, मतलब एवेगेड्रो ने अपनी क्या दी थी कि हाइपोथेसिस प्रोवाइड करी थी. ठीक है, गे लुसैक्स लॉ हमने स्टडी किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में किया था, यस है ना. तो गे लुसैक्स लॉ के बाद एवेगेड्रो लॉ आया था जो एक तरह से जो कंबाइन करता हुआ था, मतलब ये जो गे लुसैक्स के साथ कंबाइन करता हुआ लॉ था, एवेगेड्रो लॉ था. एवेगेड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस प्रोवाइड करी थी अपनी. ठीक है, एवेगेड्रो से पहले बेर्जीलियस आया था, उसने अपनी हाइपोथेसिस प्रोवाइड करी थी, लेकिन बेर्जीलियस की हाइपोथेसिस फेल हो गई थी. एक्चुअली लॉ सिमिलर था, लेकिन एक स्मॉल डिफरेंस की वजह से जो बेर्जीलियस था ना, उसकी हाइपोथेसिस क्या हो गई थी, फेल हो गई थी. अब देखो क्या था बेर्जीलियस हमारा. बेर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर. कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस जो है वो कंटेन करती हैं, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन करेंगी. और यहाँ पर भी क्या रहनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या रहनी चाहिए, सिमिलर रहनी चाहिए. जैसे हम वहाँ पे बात कर रहे थे गे-लुसैक्स लॉ में बात कर रहे थे ना कि टेम्परेचर प्रेशर क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए आपका. ऐसे यहाँ पर भी है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए. तो और जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नंबर ऑफ एटम के, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो आप. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाता है. एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया कि जब वन वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन होता है वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ, तो टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनती है. वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन, देन दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस. अब देखो उसने इसकी हाइपोथेसिस लगाते हैं हम. उसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे. ठीक है, हाँ, इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे. वन वॉल्यूम के अंदर एन एटम्स, वन वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे, एन एटम्स होंगे. ऐसे यहाँ पर भी वन वॉल्यूम है तो उसके अंदर भी कितने होंगे, एन एटम्स होंगे. टू वॉल्यूम है तो कितने हो जाएंगे, टू एन एटम्स होंगे. मतलब जितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग उतने एटम. अब एटम्स को मैं ये नहीं बोल रही, एक एटम पहले नहीं बोल सकते ना हम, क्योंकि एक एटम तो नहीं होगा ना एक वॉल्यूम के अंदर. मुझे क्या पता कितने एटम्स है, तो एक वॉल्यूम के अंदर हमने क्या सपोज करा, एन एटम्स होंगे. एक वॉल्यूम को एन एटम मान रहे हैं तो दो वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, दो एन एटम हो जाएंगे, है ना. तो इसके अकॉर्डिंग हो गया कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल एटम है, कि दो वॉल्यूम में तो दो एन एटम है, एक वॉल्यूम में तो एक एन एटम है. अब देखो उसको, अब मैं सिंपल में इसको कन्वर्ट करती हूँ. एन से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, वन एटम, और यहाँ क्या बन जाएगा, टू एटम. एक्चुअली यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड एटम्स, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक जो है जो एसिड है वो हमारा क्या HCl है, एक तरह से कंपाउंड है हमारा. तो ये क्या होगा, टू कंपाउंड एटम्स हो गए. ठीक है, अब देखो इसको मैं फर्दर अगर मैं डिवाइड करूँ, किससे, टू से डिवाइड कर दिया. एक सिंपल जो आप रेशियो हम लेते हैं उसमें फर्दर मैंने क्या करा, इसको टू से डिवाइड कर दिया. क्या बन गई, हाफ एटम. यहाँ भी क्या बन गया, हाफ एटम, और यहाँ क्या बन गया, वन. इसको टू से डिवाइड करने के बाद देखिएगा यहाँ हाफ एटम बन गया, यहाँ भी हाफ एटम बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, वन कंपाउंड एटम बन गया. यस है ना. अब देखो क्या हाफ एटम की एग्जिस्टेंस होती है, कभी आपने पढ़ा एटम का भी आधा, पढ़ा है आपने कभी ऐसा कि एटम का भी आधा हो, नो. कि एटम तो खुद ही एक बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल होता है, उसकी भी क्या बोल रहे हैं, आधा एटम बोल रहे हैं. तो आधे एटम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है. एक कंपाउंड एटम जो बन रहा है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एक कंपाउंड एटम बन रहा है, वो किससे बन रहा है, इसके मतलब इसके लॉ के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, जो एक कंपाउंड एटम है वो किससे बन रहा है, हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है, हाफ एटम ऑफ क्लोरीन से बन रहा है. लेकिन हाफ एटम की तो एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है. तो इसका मतलब ये बेर्जेलियस की हाइपोथेसिस क्या थी, रॉन्ग. क्या थी ये, रॉन्ग. मतलब यहाँ पर जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, वो बोल रहा है ना इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए, यहाँ पर कुछ चेंज आएगा तभी ये लॉ क्या हो जाएगा, इसका सेटिस्फाई हो जाएगा. तो यहाँ पर चेंज किसने करा, फिर एवोगैड्रो ने करा. ठीक है, किसने करा, एवोगैड्रो ने करा. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस आई, उसने गे-लुसैक्स लॉ को भी अपने साथ वही कंबाइन करा और अपनी हाइपोथेसिस प्रोवाइड करी. अब देखना वो हाइपोथेसिस में अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, वही वाली बात है जो लास्ट हमने करी. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. जब हमारे सिमिलर कंडीशन होंगी टेम्परेचर और प्रेशर की, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या कंटेन करेंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे. वो यहाँ पे बस बोल रहा था बेर्जेलियस की इक्वल नंबर ऑफ एटम कंटेन करेंगे, यहाँ पर इसने क्या बोला कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे. अब ये सही निकलेगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे. तो अगर हम मैथमेटिकली इसको बताना चाहें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. अब देखो मैंने क्या करा, 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ले ली एट NTP या STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर.
1 लीटर ऑफ O2 गैस ले ली मैंने सिमिलर में सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, और सिमिलर में 1 लीटर ऑफ Cl2 ले ली। तो उसने बोला कि एक सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो इक्वल वॉल्यूम होगा ना ऑल गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर, तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आएंगे इक्वल होंगे। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे अगर बहुत सारी गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम क्या है सेम है, यहाँ वॉल्यूम क्या ले लिया 1 लीटर 1 लीटर और 1 लीटर, वॉल्यूम इज सेम एंड टेम्परेचर प्रेशर इज सिमिलर, तो जिनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे सिमिलर होंगे। ये बोला गया था अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखो आगे, Gay-Lussac's एंड द एवोगैड्रोज लॉ कैन बी इलिस्ट्रेटेड एज फॉलोज। मतलब ये जो है गे-लुसाक लॉ को कंबाइन करते हुए और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करते हुए ये पूरी एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस बनी थी। एवोगैड्रो लॉ यही है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब देखो हमारा क्या है, ये फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुआ कि जब 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, वो 2 वॉल्यूम जो है वाटर वेपर की फॉर्मेशन करते हैं। क्या, दोबारा सुनो, 2 वॉल्यूम जब हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो 2 वॉल्यूम किसके बनाते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आपको। और गे-लुसाक्स लॉ अगर आप इसको बैलेंसिंग फॉर्म में अगर देखो तो H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2, इसको जब आपने बैलेंस करा तो 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O, मतलब क्या है यहाँ पे 2 वॉल्यूम बनेगा, इसके आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो 1 वॉल्यूम बनेगा, इसके आगे 2 है तो कितना बन जाएगा 2 वॉल्यूम बन जाएगा, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन था कि 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम मिलके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर बनाते हैं। अब इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोज लॉ। ये एवोगैड्रोज लॉ यही बोलता है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम में क्या होंगे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एवोगैड्रो लॉ लगाओ यहाँ पर, 2 वॉल्यूम है तो 2N मॉलिक्यूल्स। N हम क्यों लगा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, एक कंटेनर में हम 2 मॉलिक्यूल थोड़ा ना होंगे, गैस है अभी इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे भाई गैसेस के, है ना भाई। तो 2 वॉल्यूम में 2N मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे 2 वॉल्यूम में 2N मॉलिक्यूल। क्लियर इतना। अब इसको मैं सिंपल होल नंबर में अगर बताऊंगी तो N से इसको डिवाइड कर दो, N से डिवाइड करने के बाद क्या बन जाएगा 2 1 और 2 2 1 और 2। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका 2 जो हमारे हैं ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर वेपर के, वो किससे बन रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए और 2 मॉलिक्यूल किसका यूज़ करते हुए, हाइड्रोजन का यूज़ करते हुए। क्या बन रहे हैं हमारे 2 मॉलिक्यूल किसके बन रहे हैं, वाटर वेपर्स के बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूँगी बेर्जीलियस हाइपोथेसिस के साथ कि वो कैसे फेल हुआ था, हमारा बेर्जीलियस था जो, वहाँ पर भी मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि जो हाइड्रोजन क्लोरीन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। और ये मैंने आपको बोला था कि जब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन होता है एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ, तो 2 वॉल्यूम किसके बनते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के बनते हैं। एक वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल, एक वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल। अब यहाँ N मॉलिक्यूल है, वहाँ पे क्या था, एक वॉल्यूम क्या लिख रहे थे हम, N एटम्स लिख रहे थे, क्योंकि उसने किया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या कंटेन करेंगी, इक्वल एटम कंटेन करेंगी। तो एक वॉल्यूम हम N एटम बोल रहे थे, एक वॉल्यूम में N एटम, लेकिन यहाँ पर हम इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, तो एक वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहाँ पर भी एक वॉल्यूम में N मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स में क्या हो जाएंगे, 2N मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 2N से, हाफ मॉलिक्यूल और ये क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। इसका मतलब जो 1 मॉलिक्यूल है ना वो किससे बन रहा है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है। अब ये तो ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन क्या होता है Cl2, इसका हाफ क्या हो जाएगा Cl हो जाएगा। तो ठीक है, एक एटम तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो क्या हो रहा था कि हाफ एटम हो रहा था, एटम का भी आधा हो रहा था, एटम का तो आधा नहीं हो सकता ना। यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल सही है। ठीक है, कि हाफ मॉलिक्यूल इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में जो है 2 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन में 2 एटम होते हैं। ठीक है, तो हाफ मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 1 एटम हो जाएगा। तो 1 एटम तो सही है, लेकिन मतलब होमोएटॉमिक हो गया, लेकिन वहाँ पे तो हाफ का भी क्या हो रहा था, आधा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, हाफ एटम आ रहा था, हाफ एटम तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक मॉलिक्यूल किससे बना, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बना और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन से बना। दिस इज करेक्ट वन। ठीक है, इसलिए एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस को सही बोला गया। क्लियर। अब देखो एप्लीकेशंस इसकी। फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है कि डिडक्शन ऑफ द एटोमिसिटी की डिडक्शन हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। कैसे कर सकते हैं, देखो
वही एग्जांपल ले लिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर वेपर। अभी बताया कि एक्सपेरिमेंटली जब दो वॉल्यूम हाइड्रोजन के कंबाइन होगा एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बनाएगा, 2 वॉल्यूम बनाएगा वाटर वेपर का। अब इसको लगा दो, इसके अंदर एवोगैड्रो लगा दो। 2 वॉल्यूम मतलब 2 एन मॉलिक्यूल, एक वॉल्यूम मतलब एन मॉलिक्यूल, और 2 वॉल्यूम मतलब 2 एन मॉलिक्यूल। इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको 2n से डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 2n से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया, एक मॉलिक्यूल, यहाँ क्या बचेगा, हाफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 मॉलिक्यूल बचेगा। अब देखो, एक मॉलिक्यूल वाटर वेपर का किससे बन रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बन रहा है। यस है ना, सही है ना, समझ आ रहा है ना आपको कि एक वॉल्यूम जो है वाटर वेपर का वो किससे बन रहा है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बन रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है। अब हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बताओ, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बताओ कितना होगा। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है, एक मॉलिक्यूल O2 होता है, हाफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, O जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, O जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, अगर आप इसको अगर मैं क्या करती, ओनली n से डिवाइड कर देती, मैं इसको ओनली क्या कर देती, मैं n से डिवाइड कर देती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 मॉलिक्यूल आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 मॉलिक्यूल आ जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट 2n से डिवाइड कर दिया। तो 1 मॉलिक्यूल किससे बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बन रहा है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ किससे बन रहा है, ऑक्सीजन से बन रहा है, ठीक है। तो आगे देखो, अब मैंने आपको ये बता दिया, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, एक एटम, क्योंकि भाई O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल होता है और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, है ना। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मतलब क्या हुआ, एक ही एटम हुआ ना, सही है, समझ आ रहा है ना आपको। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, 2। जब आधे में एक एटम है तो एक मॉलिक्यूल में कितना होगा, 2 एटम होंगे। तो इससे हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन की जो एटोमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। एटोमिसिटी होता है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आएंगे, 2 एटम, सॉरी, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम आएंगे, 2 एटम। इसका मतलब एटोमिसिटी जो है ऑक्सीजन की वो कितनी होती है, 2। मतलब वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, O2 फॉर्म में रहता है। क्लियर। अब देखो आगे, अब सेकंड एप्लीकेशन क्या थी इसी एवोगैड्रो की, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेपर डेंसिटी एंड द मोलर मास। वेपर डेंसिटी और मोलर मास के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है वो भी इसने हमें बताया था। नाउ व्हाट इज योर वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आपकी क्या होती है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द वेपर इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन। वेपर डेंसिटी, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ द वेपर इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रिलेशन में हम किसी भी गैस की डेंसिटी को जब हम बताते हैं तो वो बोलते हैं वेपर डेंसिटी। अब देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। ये आपको ध्यान रखने की एवोगैड्रो सिमिलर कंडीशन पे ही था, अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज कर दोगे तो एवोगैड्रो लॉ सेटिस्फाई नहीं रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मास, देखो मैंने क्या बोला कि सपोज करो कि 1 लीटर मैंने क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली। 1 लीटर क्या ले ली मैंने, हाइड्रोजन गैस ले ली। उसका जितना भी मास होगा, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में जितना भी मास होगा, और उसी सेम वॉल्यूम के अंदर एक और गैस ले ली, उसी सेम वॉल्यूम, मतलब सेम वॉल्यूम कितना, 1 ही लीटर, उसी 1 लीटर मैंने क्या ले ली, एक और गैस ले ली, उसका जो मास होगा। बात समझ में आ रही है आपको कि मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ले ली, उसका जो मास होगा, और उसी सेम वॉल्यूम के अंदर, मतलब उसी 1 लीटर के अंदर जो दूसरी गैस होगी उसका कितना मास ऑक्यूपाई होगा। तो दैट इज द वेपर डेंसिटी। सो इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे कंपेयर किससे हो रहा है, कंपेरिजन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन से कंपेरिजन लेके चल रहा है, ठीक है। किससे कंपेरिजन लेके चल रहा है, हाइड्रोजन से कंपेरिजन लेके चल रहा है, ठीक है। अब देखो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लगा दो इसके ऊपर, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस। सर्टेन वॉल्यूम मान लो कि 1 लीटर मैंने सपोज कर लिया, 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल हो गए, एन मॉलिक्यूल सपोज कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे आप कभी भी, इतना ध्यान रखना कि हमें नहीं पता कि 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होने वाले हैं या 2 लीटर में कितने मॉलिक्यूल होने वाले हैं। हम सिंपल क्या बोल देंगे कि एन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है इस कंटेनर के 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो मास ऑफ द एन वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, मतलब मास ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको सिंपल में चेंज कर सकते हो, एन मॉलिक्यूल इससे डिवाइड करोगे, एन को एन से, तो क्या बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 1 मॉलिक्यूल बन जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और नीचे भी क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। अब देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम होंगे, 2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में 2 एटम होंगे,
है ना भाई। अभी मैंने जैसे आपको एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन ने बताया कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के होते हैं, ऐसे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में भी कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन जो होता है वो H2 होता है, क्या होता है H2। तो इसका एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम, एक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम, ठीक है। तो मास ऑफ 2 एटम ऑफ द हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को लिख सकते हैं मास ऑफ द 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, और ऊपर क्या हो गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। अब देखो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्चुअली में क्या होता है, इसका मोलर मास होता है। एक मॉलिक्यूल का जितना भी मास होगा डेट इज द मोलर मास, इसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या हो गया, मोलर मास हो गया, और डिवाइड बाय मास ऑफ द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन एटम का एक होता है मास, इतना आपको पता होगा कि 9th क्लास में अपने स्टडी करा, 10th में भी आप मासेस के बारे में स्टडी करें कि हाइड्रोजन का सबसे जो हमारा सिंपल हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका मास जो होता है एटॉमिक मास उसका 1 ही होता है। तो एक हाइड्रोजन का अगर मास 1U है तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा। क्लियर कि एक हाइड्रोजन का जब 1U होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2U हो जाएगा, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करो 2 इधर ले जाओ, तो मोलर मास किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल गया अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कि जो मोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान रखना है, मोलर मास का ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है। क्लियर। उसके बाद देखिए अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप of mass and volume of gas, determination of the relationship between mass and the volume of gas। अब देखो ऊपर से रिलेशन निकाला अभी आपने कि मोलर मास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी के इक्वल होता है। यस निकाला है कि नहीं निकाला आपने, है ना। मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखो वेपर डेंसिटी क्या थी, वेपर डेंसिटी क्या थी कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस का मास और डिवाइडेड बाय, हम किससे कंपेयर करके चलते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर करके चलते हैं। तो वही लिख दिया मैंने, मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट STP। ये STP मैं बार बार वीडियो में बार बार बोल रही हूँ कि STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की, जो आपकी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है वो सिमिलर रहनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर शुड बी इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड योर प्रेशर इज योर 1 atm, ठीक है। So mass of the certain volume of the gas at STP divided by the mass of the same volume of the hydrogen gas at STP, ठीक है। हम हाइड्रोजन से कंपैरिजन करके चल रहे हैं और वॉल्यूम जो है वो उसी जितना हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम लेके चल रहे हैं उसी वॉल्यूम में हम दूसरे गैस का मास लेके की बात करते हैं। इसी को क्या बोलते थे, वेपर डेंसिटी बोलते थे, द डेंसिटी ऑफ द वेपर इन रिलेशन टू द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के रिलेशन में कितनी एक वेपर की डेंसिटी है, ठीक है। तो अब देखो सर्टेन वॉल्यूम कितना ले लिया, 1 लीटर ले लिया, मास ऑफ द 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP डिवाइडेड बाय मास ऑफ द 1 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट STP, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है कि मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस डिटरमाइन होता है STP पे कितना होता है, 0.089 ग्राम। STP पर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन होता है और वो कितना होता है, 0.089 ग्राम होता है। तो 2 बाई कितना हो जाएगा, 0.089 और मल्टीप्लाई विद मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे ना आप 2 बाई 0.089 को जब आप सॉल्व करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 22.4 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 22.4 के। और इधर से क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP। इसका मतलब जो आपका मोलर मास है वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे आपको क्या था, मोलर मास था ना, यहाँ आप क्या लेके चल रहे थे, ऊपर देखो ये लेके चल रहे थे ना मोलर मास। तो मोलर मास किसके इक्वल आ गया, 22.4 लीटर इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट STP। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP, ठीक है। जब जो भी आपका मोलर मास होगा वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट STP, ठीक है। क्लियर आपको इतना। और इसी मोलर मास को आप क्या बोलते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और सिंपल में क्या बोलते हैं, GMV। तो 22.4 लीटर ऑफ का जो मास होगा, 22.4 लीटर ऑफ गैस का जो मास होगा एट STP पे, वही क्या होगा, किसके इक्वल होगा, उसके मोलर मास के इक्वल होगा। तो यहाँ से ये रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है,
जो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मास ऑफ 22 लीटर ऑफ द 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी इज इक्वल्स टू इट्स मोलर मास। तो आपने यहाँ से एटॉमिसिटी को बताया, एवोगैड्रो लॉ से आपने एटॉमिसिटी को बताया, और आपने रिलेशनशिप बताया किसमें, मोलर मास और वेपर डेंसिटी में, कि मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। फिर थर्ड आपने रिलेशनशिप बताया किसके अंदर, मास और वॉल्यूम के अंदर, मास और वॉल्यूम के अंदर। ये 22.4 लीटर क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, मास। तो मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप ये होता है कि मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू इट्स मोलर मास ऑफ द गैस। क्लियर। तो ये हमारे यहाँ पर एवोगैड्रो लॉ खत्म होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्टडी करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको एक छोटा टॉपिक जो है वो भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपको कोई टॉपिक लेफ्ट ना रह जाए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट वो तो हम आगे बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, बट मैं आपको हर एक छोटा टॉपिक जो है वो क्लियर करवाते ही चल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और आपका सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो सके, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सो डैट यू गेट द नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।